बस अब देखो, तो आज का हमारा चैप्टर है गवर्नमेंट बजट, और ये भी कितने नंबर का आएगा? 8 नंबर का। पता ना हो तो ना बोला करे, ठीक है? ऑन वीडियो देखते करूँ तेरी। गवर्नमेंट बजट। अब गवर्नमेंट बजट में सबसे पहले इसको कहते हैं सरकारी बजट, ठीक है? गवर्नमेंट बजट में सरकारी बजट। तो बजट क्या होता है सबसे पहले तो ये पढ़ो, क्योंकि गवर्नमेंट क्या होती है ये तो था ना बेरो ही हो। बजट क्या है? एक ऐसा बजट एक स्टेटमेंट होता है। क्या होता है? जिसमें सरकार क्या करती है, हमारी लाइफ में बजट क्या है? कब सुना है कभी तुमने? कब? जब हम खरीदते हैं, जब हमारा बजट क्या है, ठीक है? तो ऐसे ही गवर्नमेंट भी अपना एक बजट प्रिपेयर करती है। अरे लड़के चौबारा वाले। गवर्नमेंट बजट में बजट क्या है? जैसे हम अपना हिसाब किताब रखते हैं ना कि भाई मैं कितने रुपए तक का कोई सामान खरीदूंगा, वो एक बजट। तो ऐसे ही गवर्नमेंट को भी आने वाले साल में, ठीक है, हमें कहां कहां कितना कितना रुपया खर्च करना है और कहां कहां से हमें कितनी रेवेन्यू जनरेट हो सकती है, वो हमारे लिए क्या कहलाएगी? गवर्नमेंट बजट कहलाएगा, ठीक है? वो स्टेटमेंट हमारे लिए क्या कहलाएगा? गवर्नमेंट बजट। क्या बता रहा हूं मैं कि मैं एक मान ले गवर्नमेंट हूं, चाहे मैं सेंट्रल गवर्नमेंट हूं, चाहे मैं स्टेट गवर्नमेंट हूं, मैं मेरे अपने एरिया में, जैसे राजस्थान की गवर्नमेंट है, राजस्थान में क्या क्या डेवलपमेंट लेके आएगी, तो पैसे खर्च करेगी, ठीक है? कहां कहां से उनको रेवेन्यू जनरेट होंगी, उनका ब्यौरा दिया जाता है, ठीक है? आगे बस समझ में। अब बजट कब अनाउंस होता है पता है तुम्हें? 1 फरवरी को। अभी हुआ था ना, चर्चा में आई थी 1 फरवरी आते ही बजट, ठीक है? तो वो यही बजट होता है जो हमारे फाइनेंशियल ईयर के। अच्छा, अब ये जो बजट में जितनी भी चीजें अपनी मतलब उन्होंने बताई है कि मान लो जैसे उन्होंने कह दिया कि हम सिलेंडर 100 रुपए में बेचेंगे, तो वो बजट वो मतलब वो स्कीम कब से लागू होगी? 1 अप्रैल, क्योंकि हमारा जो नया फाइनेंशियल ईयर होगा वो कब का होगा? 1 अप्रैल। 1 अप्रैल से 31 मार्च। हर 1 फरवरी को गवर्नमेंट क्या कर देती है? अपने बजट को मतलब प्रिपेयर करके और लोगों में बांट देती, बता देती है उसका, ठीक है? तो सब बजट समझ में आ गया। एक ऐसा स्टेटमेंट, एक ऐसा ब्यौरा जो गवर्नमेंट के खर्चों को और गवर्नमेंट की रिसिप्ट यानी कि प्राप्तियों को दर्शाता है। कैसी होगी वो? एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड मतलब जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं, ठीक है? जिसका हम विचार कर रहे हैं कि यार मैं ना 5,000 रुपए को मोबाइल लाऊंगा, 5,000 रुपए कपड़ा खरीदूंगा, 5,000 रुपए का ये खरीदूंगा, 2,000 का ये खरीदूंगा, तो एक्सपेक्टेड है या मैंने कर दिया। अगर कर ही दिए तो फिर सोच नहीं हूं 5,000 में लाऊंगा कि 6,000 में, भाई मैं इतना तक करूंगा या इतना हो गया, ठीक है? इतने तक। तो एक्सपेक्टेड रिसिप्टेड एक्सपेक्टेड पेमेंट्स को क्या करते हैं? शो करते हैं। अब बारी आती है बजट में ना 3 कंडीशन होती है, 1, 2 और 3। एक को तो हम कहते हैं बैलेंस बजट, ठीक है? बैलेंस मतलब बराबर, इक्वल बजट। एक को हम कहते हैं सरप्लस बजट और एक को हम कहते हैं डेफिशिएंट बजट। तो बैलेंस बजट का मतलब होता है एक ऐसा बजट जिसमें एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट दोनों क्या हो? बराबर। क्या समस्या है? बस अब आवाज नहीं सुन। बैलेंस बजट एक ऐसा स्टेटमेंट है, एक ऐसा बजट है बेटा 6:30 बजे तक नहीं जाना दूंगा, ठीक है? हर 5 मिनट बढ़ेगी हर एक बार की बकवास, ठीक है? वीडियो में थारी आवाज आएगी वो ठीक ना लगे, मैं तो फिर भी ठीक बैलेंस करूंगा, ठीक है? देखो सुनो, तो बजट कितने टाइप से डिवाइडेड है? 3 गुच्छ खा के जाओ। बैलेंस बजट और सरप्लस बजट और डेफिसिट बजट। बैलेंस बजट का मतलब है, देखो ये गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर और ये गवर्नमेंट की रिसिप्ट, ठीक है?
अब बैलेंस बजट क्या होगा कि गवर्नमेंट खर्च तो कितने कर रही है? 1000। और गवर्नमेंट इधर आ जा, तू आके खड़ा हो जाओ, खड़ा हो इधर आ जा। वो कैमरा का आगे बैठ जा, टिक जा, जो बंदा वीडियो को सबसे नाश मत करो। बैलेंस बजट में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितना करनी चाह रही है? 1000 रुपए का। और गवर्नमेंट की रिसिप्ट भी कितनी है? 1000 रुपए की। मुना आज मेरी माँ किसे बोला कि तुम 6:30 बजे से पहले टाक दो। ठीक है, एक्सपेंडिचर भी 1000 का और रिसिप्ट भी 1000। तो ऐसे बजट को हम बोलेंगे बैलेंस बजट। ठीक है। दूसरा सरप्लस, जब मैंने खर्च तो कितने करने की सोच रहा हूं? 1000 और मेरे पास रिसीव कितना हो रहा है? 1200। ठीक है, तो ये कौन सा बजट बोलेंगे? सरप्लस। जहां पे गवर्नमेंट की रिसिप्ट यानी कि प्राप्तियां ज्यादा हो, कितनी? 1200, और जब खर्चे क्या हो? 1000 रुपए कम। ठीक है, तो ऐसे बजट को हम क्या बोलेंगे? सरप्लस बजट। इसको हम कहेंगे सरप्लस को हिंदी में क्या कहेंगे? अधिलाभ, अत्यधिक नहीं, अधिलाभ कुछ ऐसा करके बोलेंगे। होगा, पढ़ लेना बड़ा। ठीक है, लाभ का बजट बोल दो, हानि का अलग है। सुनो, डेफिसिट 6.5 से पहले नहीं जाना तू, गारंटी। खाने का काम कर रहे थे हम, कोई नहीं आ सकता। बजट में 3 तरह की कंडीशन होती है, बैलेंस बजट, ठीक है, सरप्लस बजट और डेफिसिट बजट। बैलेंस बजट कब होता है? जब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट दोनों क्या हो? बराबर। एक्सपेंडिचर मतलब व्यय और रिसिप्ट मतलब प्राप्ति। प्राप्ति, आय नहीं, प्राप्ति। जब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर, व्यय कितने रुपए के? 1000 के, और प्राप्ति रिसिप्ट कितने की? तो 200 रुपए गवर्नमेंट के पास बच गए ना भाई, 1200 आए और 1000 खर्च कर दिए, 200 बच गए, तो उसको बोलेंगे सरप्लस बजट। और थर्ड, डेफिसिट बजट, जब गवर्नमेंट खर्च तो कितने कर दे और उनको रिसीव कितना हो? सिर्फ जेब से कितने खर्च करने पड़ रहे हैं? 800। ऐसे केस में क्या बोलेंगे? डेफिसिट बजट। ठीक है, हानि का बजट, लाभ का बजट और संतुलन बजट। ठीक है, इसको कहेंगे संतुलन, इसको अधिलाभ या लाभ का बजट, या इसको हानि का बजट। ठीक है, अब बजट में 2 चीजें आती है, क्या क्या? एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट। ठीक है, क्या क्या आएगी? एक्सपेंडिचर मतलब व्यय और रिसिप्ट मतलब प्राप्ति। ये भी 2 तरह की होती है। कौन कौन सी? हाथ काबू में रहा की बात। चलो, तो पहले बात करते हैं हम एक्सपेंडिचर। ये होते हैं 2 तरह के, एक तो होता है रेवेन्यू और एक होता है कैपिटल। ठीक है, रेवेन्यू को कहते होंगे, कैपिटल को तो कहते हैं पूंजीगत। पूंजीगत व्यय, और रेवेन्यू को कहते हैं, देखा क्यों ना मैं हिंदी में देख। लिफाफा बना दूंगा मैं, देखा क्यों ना गवर्नमेंट बजट। नीच बालकों, क्या होता है? पोज कर लें तो मैंने, तुम क्या बैठाया था? तो रेवेन्यू को कहते हैं राजस्व। ठीक है, अब हम किसकी बात कर रहे हैं? एक्सपेंडिचर की।
जब हम रिसिप्ट की बात करेंगे तो वो भी कितनी है? 2। कौन कौन सी? रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट, यानी कि पूंजीगत आय प्राप्ति और राजस्व प्राप्ति। ठीक है, अब तुम्हें एक ही डेफिनेशन से कई तरह की डेफिनेशन बना। अब देखो, पहले तो एक्सपेंडिचर में हम क्या कर रहे हैं? पैसे खर्च। ठीक है, अगर मैं पूंजीगत खर्चों की बात करूं यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये वो खर्चे होते हैं जो हमारे लॉन्ग पीरियड के लिए होते हैं। ऐसा कोई खर्चा बता सकते हो जो तुमने 5 साल 10 साल 5 साल 6 साल 8 साल 9 साल के लिए किया हो? क्या? मशीन लिया है, घर बना लिया। ठीक है, तो ऐसे खर्चे जिनकी वजह से गवर्नमेंट की संपत्तियों में तो बढ़ोतरी हो जाए, असेट्स तो क्या हो जाए? इंक्रीज। ठीक है, और देखो असेट्स तो क्या हो जाए? इंक्रीज। और जो उनकी लाइबिलिटी होती है ना, अब लाइबिलिटीज क्या होनी चाहिए? डिक्रीज। देखो, पैसा खर्च कब होगा? जब मैं बिल्डिंग खरीदूं, बस खरीदूं, और मैं किसी को बैंक लोन, मेरा बैंक लोन है वो पे कर दूं, तो मैं कि कोई मेरे पैसे मांगता है वो पे कर दिया, तो लाइबिलिटी है ना। लाइबिलिटी क्या हो जाए? कब। ठीक है, अच्छा, ये दोनों चीज कहां आती है? बैलेंस शीट में। ठीक है, तो ऐसा एक्सपेंडिचर जो मेरी बैलेंस शीट में किसको? असेट्स और लाइबिलिटी को क्या करता हो? इफेक्ट करता हो, अफेक्ट करता हो। अफेक्ट मतलब होता है बदलाव करता हो उसमें। असेट्स को तो क्या कर दे? बढ़ा दे, और लाइबिलिटी को क्या कर दे? घटा दे। ऐसे व्यय को हम क्या कहेंगे? पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। ठीक है, और वो व्यय जिनकी वजह से गवर्नमेंट की ना तो असेट्स बढ़े ना घटे। अच्छा, बढ़नी घटनी का मतलब भी यहां तक बढ़नी चाहिए थी, तभी तो पूंजीगत व्यय था। अब ना तो बढ़ेगी और ना ही असेट्स बढ़ेगी और ना ही लायबिलिटी घटेगी। ठीक है, यानी कि सरकार के वो व्यय जो सरकार की संपत्ति और दायित्व में कोई परिवर्तन नहीं करते, कौन से कहलाएंगे? राजस्व व्यय कहलाएंगे। आगे बात समझ में? भाई ये हमारे एसेट्स और लायबिलिटी को नो चेंज करेंगे, रखेंगे, और असेट्स एंड यहाँ असेट्स क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, और लायबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, और ये खर्चे रेगुलर नहीं होते, कभी कभार होते हैं। हम घर बनाते हैं हर रोज, हर महीने, हर हफ्ते, हर साल। बाइक खरीदना, गाड़ी खरीदना, पंखे कूलर ये सब खरीदना, रोड और भी बहुत, चक्की हुई, फ्रिज हुआ, ये सब कैसे है? हमारे पूंजीगत खर्चे। एक बार खरीदने के बाद हम उसको 2 4 5 साल तक क्या करते हैं? चलाते, यूज करते हैं। ठीक है, तो ऐसे कौन से वो क्या कहलाएंगे हमारे लिए? पूंजीगत व्यय। अच्छा, ये खर्चे हमारे बार बार होते हैं। देखो, राजस्व में ना तो मेरी कोई एसेट्स बढ़ेगी और नहीं लायबिलिटी घटेगी, तो ये खर्चे कौन से हैं? ये खर्चा है वृद्ध पेंशन। ठीक है भाई, बूढ़े लोगों को पेंशन देती है ना। अच्छा, बूढ़े बूढ़े क्यों? गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी देती है, हर महीने देती होगी, हर महीने। तो कैसा खर्चा हुआ? बार बार। इस राजस्व हमारे रिकरिंग इन नेचर होते हैं। रिकरिंग मतलब बार बार होते हैं। पूंजीगत में हमारे नॉन रिकरिंग इन नेचर होते हैं, यानी कि जो बार बार साल 2 साल 5 साल में कभी एक बार। ठीक है, सरकारी स्कूल होंगे गांव में, सरकारी हॉस्पिटल भी होगा, अड़ोस पड़ोस में होगा, हर साल बनता है क्या? एक बार बना दिया, गई है 5 7 10 साल। अब ये कन्या स्कूल की रिपेयरिंग हो रही, कितने टाइम बाद? मैं 2015 में जब 12वीं कर रहा था ना, जब ये ऐसा कैसा था, और आज 25 चल रही है, ये मान लो 2017 से बाद में 26, तो 9-10 साल तो मेरे को देखते देखते हो गए। उससे पहले भी ऐसे ही होंगे। ठीक है, रंग रोगन करना हर साल होता है, तो ये कैसा हुआ? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब मैं अगर घर के पेंट कर दूंगा तो उसकी क्या कीमत बढ़ जाएगी? एसेट बढ़ जाएगी, 2 घर हो जाएंगे, वो रहना एक ही। समझ गए? तो पूंजीगत प्राप्त व्यय वो व्यय है जो बार बार होते हैं और उनकी वजह से हमारी एसेट्स बढ़ती है और लायबिलिटी। और राजस्व व्यय यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो है जिनकी वजह से एसेट्स लायबिलिटी तो नहीं घटे बढ़ेगी, लेकिन ये हमारे खर्चे रेगुलर बेसिस पे होंगे। हर महीने एम्प्लॉइयों को सैलरी देना, गवर्नमेंट एम्प्लॉइयों को हर महीने वृद्धा पेंशन देना। ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं जो गवर्नमेंट को रेगुलर बेसिस पे क्या परफॉर्म करने पड़ते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारी रिसिप्ट की तरफ। तो मैंने क्या बोला था? रिसिप्ट भी कितनी तरह की है? 2। कौन कौन सी? वही रेवेन्यू यानी कि
राजस्व, बस यहाँ पे क्या करना है, प्राप्ति, और ये क्या हो जाएगी, पूंजीगत प्राप्ति। ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल। इस बार रिसिप्ट का मतलब है प्राप्त होना, तो पैसे आने चाहिए। अच्छा, यहां तो मैं असेट्स खरीद रहा था, पैसे जा रहे थे, यहां मैं असेट्स क्या कर दूंगा, बेच दूंगा। तो बेचूंगा तो असेट्स क्या होगी, तो ऐसी रेवेन्यू जो हमारी बैलेंस शीट की असेट्स को तो क्या कर दे, कम कर दे। यहां मैंने लाइबिलिटी पे करी थी ना, तभी तो पैसा गया। अब की बार मैंने लाइबिलिटी और ले ली, और बैंक को जाके लोन ले लिया। ठीक है, दोस्त से उधार मांग लिए, गवर्नमेंट से उधार ले लिए, अड़ोसी पड़ोसी देशों से उधार ले लिए, तो लाइबिलिटी में क्या कर दूंगा, इंक्रीज। तो वो जो ट्रांजेक्शन होंगी, वो जो रिसिप्ट होंगी, वो क्या कहलाएगी, कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगी। आगे बात समझ में, क्या समझ में आया कि ऐसी रिसिप्ट, ऐसी आय, ऐसी प्राप्ति जिनकी वजह से सरकार की संपत्तियां तो क्या हो जाए, और सरकार की दायित्व तो क्या हो जाए, क्या कहलाएगी, पूंजीगत प्राप्ति कहलाएगी, कैपिटल बजट, कैपिटल रिसिप्ट। अब रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ेगा ना, से ना तो इनकी वजह से हमारी एसेट्स पे कोई फर्क पड़ेगा और ना ही लायबिलिटी पे। तो ये कौन सी रिसिप्ट होगी, जो हमें टैक्स के थ्रू और नॉन टैक्स थ्रू प्राप्त होती है। ठीक है, ऐसी प्राप्तियां जिनकी वजह से गवर्नमेंट की संपत्ति दायित्व पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई बदलाव नहीं आएगा, वो क्या कहलाएंगी, राजस्व प्राप्ति। इनमें दो तरह की होती है, कौन कौन सी, नॉन टैक्स और एक होती है टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, जो टैक्स के थ्रू ही होगी वो क्या कहलाएगी, टैक्स रेवेन्यू, और जो टैक्स के अदर देन होगी वो क्या कहलाएगी, नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो मेरी इनकम पे टैक्स रेवेन्यू है। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी, इनडायरेक्ट डायरेक्ट दो तरह की होती है। नॉन टैक्स कौन सी होगी, बिना हेलमेट के सफर कर रहा हूं बाइक पे और हाथ दे लिया, चालान कट गया, ये मेरी नॉन टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, 10 करोड़ रुपए की उसकी संपत्ति है, उसका कोई नॉमिनी नहीं है, कोई संतान नहीं है, तो वो किसके खाते में चली जाएगी, गवर्नमेंट में। एक्सचेट बोलते हैं इसको, हिंदी में तो मेरे को नहीं पता, एक्सचेट कहते हैं इंग्लिश में। ये संपत्ति भी किसके खाते में, गवर्नमेंट के खाते में। ठीक है, कोई फाइन लगा मुझे, जैसे मैंने चालान कटवाया, कोई पेनल्टी, ठीक है, मैंने लेट कर दी कोई चीज, तो गवर्नमेंट पेनल्टी लगा देगी। गांव में डालते ना डोरी, पकड़ा गए, तो ये भी गवर्नमेंट की रेवेन्यू ही है, लेकिन कैसी, टैक्स के थ्रू की नॉन टैक्स। ठीक है, तो ये भी लिख सकते हो, ऐसी प्राप्ति जो गवर्नमेंट को टैक्स के थ्रू और अदर देन टैक्सेस प्राप्त होगी, वो क्या कहलाएगी, रेवेन्यू रिसीट कहलाएगी। क्लियर हो गई इतनी सी बात। तो हमारे बजट में क्या है, वो स्टेटमेंट है जिसमें क्या क्या आता है, एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट। एक्सपेंडिचर कितने होते हैं, दो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और जो बैलेंस शीट की एसेट्स को बढ़ा दे और लायबिलिटी को घटा दे तो क्या कहलाएंगे, कैपिटल। जो रेवेन्यू ना तो एसेट्स बढ़ाए ना लायबिलिटी, और उसके अलावा जो खर्चे होंगे, इनके अलावा ऐसे खर्चे जिनकी वजह से हमारी ना तो एसेट्स बढ़ेगी ना लायबिलिटी कम होगी, तो क्या कहलाएंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे पेंशन, स्कॉलरशिप, रिवॉर्ड, गवर्नमेंट एम्प्लॉय सैलरी, ये सब क्या है, रेगुलर बेसिस पे। ये खर्चे हमारे रिकरिंग इन नेचर होते हैं, तो बार बार होते हैं। ये कौन से होंगे, नॉन रिकरिंग इन नेचर, ये बार बार नहीं होते। प्राप्तियां भी ऐसी होती है, अब गवर्नमेंट हर साल थोड़ी बस बिल्डिंग बेचेगी, तो नॉन रिकरिंग। ठीक है, लेकिन टैक्स तो हर साल आएगा, नॉन टैक्स भी डेली कोई ना कोई पकड़ा जाता है, डेली मिलती है बस, तो नॉन टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, तो ये बार बार होती है, और ये एक दो बार, साल में, 2 साल में, 5 साल में। ठीक है, कर दो। चलो देखो, अब हम बात कर रहे थे रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट कितने तरह की होती है, 2, नॉन टैक्स और। तो तुम्हें यही लिखना है कि ऐसी प्राप्ति जो टैक्स के माध्यम से होती है, क्रय, कर, सॉरी क्रय नहीं, कर के थ्रू प्राप्त होती है, तो क्या कहलाएगी, कर आय, टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, और नॉन टैक्स जो होती है, जो टैक्स के अदर देन होगी। ठीक है, अब नॉन टैक्स में आते हैं फाइन। फाइन क्या होते हैं, जो कोई भी लॉ ब्रेकर होता है, लॉ ब्रेकर मतलब लॉ ब्रेकर नहीं, स्पीड लॉ ब्रेकर, ना 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 ना, लॉ जो कानून को तोड़ता है, उस पे जो जुर्माना लगता है वो क्या है, फाइन। ठीक है, पेनल्टी, किसी भी तरह का कोई चालान हो गया, ठीक है, कोई
तुमने कोई फॉर्म भरना था, जैसे लेट फी नहीं भरते भाई, तुमने लेट फी कर दी ना, लेट हो गए तो लेट फीस के साथ भरना पड़ेगा, ठीक है। और इस चेक, अब ये स्पेलिंग मेरे भी याद नहीं है शायद ढंग से। मैंने अभी बताया था कि जब मान लो कोई किसी संपत्ति का कोई वंशज नहीं है, कोई उनका मालिक नहीं है, तो उनके मरने के बाद वो सारी संपत्ति किसकी हो जाती है? सरकार की। इसको कहते हैं, ठीक है। 3 तरह के हो गए। अब बारी आती है टैक्स। ये भी नॉन टैक्स। अरे टैक्स मतलब जो टैक्स के माध्यम से प्राप्त हो रही है। मेरी आय पे टैक्स लगा, आयकर जिसको कहते हो, ठीक है। वस्तु और सेवा कर, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी। क्यों? क्या थी कैपिटल? कैपिटल नहीं थी ये, नॉन टैक्स में ही बताई थी मैंने, ठीक है। कैपिटल मतलब इससे कोई एसेट बढ़ेगी, राजघराने की संपत्तियां वो बढ़ जाएंगी, बस गवर्नमेंट की थोड़ी वो होगी, ठीक है। अब बारी टैक्स की, तो टैक्स में भी 2 तरह की होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। DIRECT। तो डायरेक्ट क्या होती है? डायरेक्ट एक ऐसा कर है जिसको हम कहते हैं, इसको कहते हैं प्रत्यक्ष कर, ठीक है। जो जिस व्यक्ति पर इसकी जो लायबिलिटी रेज होगी ना, वही उसका क्या करेगा? भुगतान करता है, ठीक है। इसमें एक एग्जांपल आता है इनकम टैक्स। अब अगर मेरी इनकम टैक्सेबल है तो टैक्स भी कौन पे करेगा? मैं ही पे करूंगा। तुम टैक्स क्राइटेरिया में नहीं आते तो तुम्हें टैक्स पे करने की जरूरत, तो उसी व्यक्ति को पे करना होता है जिसपे इसकी लायबिलिटी, मतलब उसको जो क्या बोलते हैं, जो प्रोविजन लायबिलिटी क्लेम की जाएगी, मतलब जिसके ऊपर ये थोपा जाएगा, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स होता है जैसे कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, GST, ठीक है। अप्रत्यक्ष कर वह कर जो शुरुआत में तो कोई और पे करता है और लास्ट में आते आते किसी और व्यक्ति को पे करना होता है, ठीक है। तो गुड्स और सर्विस टैक्स का क्या है? मान लो मैं एक कंपनी में पार्ले जी बिस्कुट बना रहा हूं, ठीक है। जैसे मैंने A से B को बेचा, ठीक है, तो इस ट्रांजैक्शन पर गवर्नमेंट मुझसे क्या ले लेगी? टैक्स, GST। मैं वो टैक्स किससे वसूल कर लूंगा? B से। B ने C फॉर कस्टमर को बेच दिया, B किससे वसूल कर लेगा? तो इनडायरेक्टली वो टैक्स किसको पे करना पड़ रहा है? कस्टमर। लगा किस पे था? पे कौन कर रहे हैं? ठीक है। तो अंतिम उपभोक्ता द्वारा पे किया जाता है, ऐसा कर, ठीक है, क्या कहलाता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि अप्रत्यक्ष, ठीक है। अच्छा, इन कर को कहते हैं, क्या कहते हैं? इसको तो कहते हैं प्रोग्रेसिव, ठीक है, और इसको कहते हैं रिग्रेसिव। प्रोग्रेसिव कर का मतलब होता है कि मेरी जैसे जैसे आय बढ़ती जाएगी, कर की दर भी क्या होती जाएगी? मेरा जो टैक्स होगा कम होगा, अंबानी का टैक्स क्या होगा? ज्यादा होगा। बहुत आता है इधर समझ गए बात? भाई मेरी आय और अंबानी क्या है? इसमें अंबानी मेरी बराबरी थोड़ी कर सकता है, लेकिन मैं अपनी आय को क्या रखता हूं? थोड़ी गोपनीय रखता हूं, ठीक है। वो थोड़ा डिटेल में हवा में उड़ता है, तो अपन चिल्ला आदमी है, तो उसका टैक्स क्या है? ज्यादा है, हमारा टैक्स क्या है? कम है, हमने 2 नंबर में कमाया पैसा। GST कैसा है? रिग्रेसिव नेचर का। रिग्रेसिव का मतलब है, अभी रिग्रेसिव, हाँ रिग्रेसिव है। रिग्रेसिव का मतलब है कि चाहे 1 रुपए का शैंपू मैं खरीदूं, चाहे अंबानी खरीदे, टैक्स की रेट क्या रहेगी? सेम ही रहेगी। अगर वो सनसिल्क शैंपू खरीदने जाएगा तो उसको कितने का मिलेगा? 1 रुपए का। मैं खरीदने जाऊंगा तो भी कितने का मिलेगा? 1 का। शैम्पू गाड़ी ना गए हुए, ठीक है। तो दोनों केस में 1-1 रुपए का। अच्छा, उसको भी टैक्स उतना ही पे करना पड़ेगा, मुझे भी और तुम्हें भी, तुम गरीबों को भी इतना ही टैक्स पे करना पड़ेगा। समझ में आ गई बस, ठीक है। रिग्रेसिव प्रोग्रेसिव समझ में आ गया? फालतू बात मत कर। हाँ बोल, हाँ बोल, हाँ। प्रोग्रेसिव नेचर और रिग्रेसिव, ठीक है। तेरे समझ में आ गया? बताना प्रोग्रेसिव नेचर का मतलब।
जितनी ज्यादा इनकम होगी उतना ज्यादा, जितनी कम होगी इनकम उतनी टैक्स कम लगेगा। लेकिन रिग्रेसिव का मतलब क्या है, चाहे कोई पे, ठीक है, उसका इनकम से कोई मतलब नहीं है। भाई मेरे पास 1 रुपए की 10 रुपए की मेरे पे जीएसटी जितनी लगेगी उतनी तुम सब पे लगेगी, चाहे मैं अमीर हूं चाहे तुम गरीब हो। ठीक है, आगे बात समझ पॉज कर ले भाई। तो अब है ना, बात करते हैं डेफिसिट के बारे में। सही ना आ रही है के बाद डेफिसिट, हाँ सही बात। दोबारा बनाओगे, करते भाई दोबारा बनाओगे। चलो, डेफिसिट जो होती है 3 तरह की होती है। हानि जो होती है हमारी कितनी तरह की होती है? 3। एक तो होती है प्राइमरी, एक होती है फिस्कल, और एक होती है रेवेन्यू। ठीक है। मुंह देखता रहा। डेफिसिट कितने तरह की होती है हमारी? 3। कौन कौन सी? प्राइमरी, क्या कहते हैं इसको? प्राथमिक। फिस्कल को राजकोषीय, और रेवेन्यू को कट कर इसको, रेवेन्यू राजस्व। ठीक है, 3 कौन कौन सी? प्राइमरी, फिस्कल और रेवेन्यू। तो सबसे पहले रेवेन्यू। देखो, डेफिसिट का मतलब होता है नुकसान, घाटा। ठीक है, तो घाटे कितने तरह के? 3। घाटा, घाटा ये ऐसा ही होता है। प्राथमिक घाटा, राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा। ठीक है, अब घाटा मुझे कब होता है? जब हम फीस नहीं देते। बहुत बढ़िया। मेरे खर्चे क्या हो? ज्यादा हो, और रेवेन्यू क्या हो? ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? घाटा। अब सबसे पहले राजस्व घाटा सुनो। जब हमारे राजस्व एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राजस्व व्यय, और रेवेन्यू रिसीव्ड, राजस्व प्राप्तियां क्या हो? किससे? राजस्व प्राप्ति व्यय से। ठीक है, यानी कि मैंने एक्सपेंडिचर तो कितने के कर दिए? 1000 करोड़ के, और बताया था ना अभी, अम्बानी अपना छोटा भाई है। तो मेरी रेवेन्यू कितनी है? 800 करोड़। तो उसको हम कौन सा व्यय बोलेंगे? घाटा बोलेंगे, राजस्व, रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, अब आ रही आती है फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा की। इसमें क्या होता है कि हमारे टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा हो। देखो ये एरो मोर देन का, ठीक है, किससे? टोटल रिसीट से। किससे ज्यादा होना चाहिए? टोटल रिसिप्ट से, एक्सक्लूडिंग किसको छोड़ के? कैपिटल बोरोइंग को छोड़। ठीक है, ऐसा व्यय, देखो हम एक्सपेंडिचर ज्यादा कर रहे हैं, टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल मतलब रेवेन्यू और कैपिटल सारे, वो हमारे ज्यादा है किससे? हमारी टोटल रिसिप्ट से, यानी कि कुल प्राप्ति से। लेकिन उसमें हम क्या इंक्लूड नहीं करना? कैपिटल बोरोइंग, यानी कि पूंजीगत ऋण। पूंजीगत ऋण को हम उसमें क्या नहीं करेंगे? इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, उसको इंक्लूड नहीं करें। तो ऐसा व्यय कौन सा कहलाएगा? ऐसा घाटा राजकोषीय घाटा। अब आती है प्राथमिक घाटा की। तो प्राथमिक घाटा में क्या है कि जो हमारी फिस्कल डेफिसिट होगी, एफडी, राजकोषीय घाटा, उसमें से मैं माइनस कर दूंगा इंटरेस्ट पेमेंट, यानी कि गवर्नमेंट की राजकोषीय डेफिसिट में से, राजकोषीय घाटा में से क्या माइनस कर दिया? इंटरेस्ट पेमेंट। किस पे? लोन वगैरह पे। तो वो हमारे लिए कौन सा घाटा कहलाएगा? ठीक है, अब एक क्वेश्चन सुन ले रहे तू भी पीछे कि तुम जीरो कट्टा खेल रहा था। कि बजट किस उद्देश्य से बनाया जाता है?
ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपेयरिंग गवर्नमेंट बजट। तो ऑब्जेक्ट को ना गवर्नमेंट बजट को प्रिपेयर करने के हमारे 4 मोटिव। पहला देखो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, क्या क्या है, अरे यार अब इसमें ढूंढने पड़ेंगे। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब है जब हमारी इकोनॉमी में जो कर दी, चलो देखो, एक तो टॉपिक है मतलब जो गवर्नमेंट बजट है वो किस ऑब्जेक्ट से तैयार किया जाता है। एक तो होता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए, यानी कि जब भी हमारी इकोनॉमी में क्या चल रही हो, इन्फ्लेशन या फिर क्या चल रही हो, डिफ्लेशन, ठीक है, यानी कि महंगाई और मंदी। तो जब इन दोनों में से कोई भी सिचुएशन होती है तो उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट क्या करती है, बजट प्रिपेयर करके और इन दोनों ही कंडीशन को क्या करने की कोशिश करती है, स्टेबल करने की कोशिश करती है। तो जब इन्फ्लेशन होता है तो इकोनॉमी सरप्लस बजट तैयार करती है, और जब डिफ्लेशन आता है तो इकोनॉमी में गवर्नमेंट कैसा, घाटे का बजट, डेफिसिटी बजट प्रिपेयर करती है। ठीक है, दूसरा है हमारा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। इसमें वो क्या करेगी, वो इनकम और वेल्थ जो भी धन संपत्ति है उनको रीडिस्ट्रीब्यूट करेगी। कैसे, और रिच सेक्शन से बड़े लेवल पे टैक्स अर्न करेगी, उनसे उन पर लायबिलिटी रेज करेगी और उनसे वसूल करेगी, और वो किस सेक्टर में, पुअर सेक्शन में क्या कर देगी, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। कैसे, बाय वे ऑफ एक्सपेंडिचर, उनको एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करा के, मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करा के, ठीक है, और भी कोई भी फाइनेंशियल हेल्प। तो जिस तरीके इनमें से कोई भी किसी भी तरीके से वो क्या करेगी, रीडिस्ट्रीब्यूशन कर देगी इनकम एंड वेल्थ का। ठीक है, और तीसरा पॉइंट है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत सारे रिसोर्स मतलब सेक्टर्स को अपने अंडर कंट्रोल करती है और उनको मैनेज करती है। तो उन्हीं से, और बहुत सारे गवर्नमेंट लार्ज लेवल पे क्या होता है, गवर्नमेंट एजेंसियां होती है, गवर्नमेंट एजेंसियां, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री, तो उनको क्या करती है, फाइनेंशियली हेल्प प्रोवाइड कराने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, और उन्हीं को मैनेज करने के लिए भी क्या बनाती है, गवर्नमेंट बजट प्रिपेयर करती है। ठीक है, अभी मुझे ये 3 ही पॉइंट याद है, इकोनॉमिक को स्टेबिलिटी लाने के लिए, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, और तीसरा है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। रीडिस्ट्रीब्यूशन इन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए बजट प्रिपेयर किया जाता है। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ में रिच सेक्शन और पुअर सेक्शन को इक्वालिटी, हाँ याद आया, इक्वालिटी भी मेंटेन करने के लिए बजट प्रिपेयर की जाती है। तो रिच सेक्शन से पैसा वसूल करेगी टैक्स के नाम का, और वो वेल्थ क्या करेगी, पुअर सेक्शंस में उनको डिवाइड कर देगी अलग अलग फैसिलिटी के नाम से। ठीक है, और गवर्नमेंट के पास बहुत सारे सेक्टर, मतलब बहुत सारे वो अपने खुद के इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं, उनको मैनेज करने के लिए और उनसे कमाई हुई जो उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए भी क्या करती है, गवर्नमेंट बजट प्रिपेयर करती है। क्लियर? तो ये हमारे गवर्नमेंट बजट का क्या हो गया, टॉपिक हो गया। अब तुम्हें सारी चीजें मैंने नोट्स में क्लियर लिखवा रखी है, बहुत सारी चीजें जो मैंने वीडियो में नहीं बताई वो तुम्हें सेल्फ से करनी है।